आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एसेट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे DSSB PGT कॉमर्स का पेपर, मेल कैंडिडेट का पेपर, जो कि हुआ था 28 जून 2021 को। ठीक है, 2020 क्वेश्चन सीरीज़ में हम ये वाला पेपर कर रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियोज़ इसकी आ चुकी है, आज ये 5th वीडियो है इसकी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिए। यूट्यूब पे जाके या तो चैनल का नेम सर्च कीजिए गीताज कॉर्नर एसेट कॉमर्स, सारी ही वीडियोज़ जो है आपके सामने आ जाएंगी। या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोज़ आराम से देख सकते हैं। हर पेपर के लिए अलग से वीडियो जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे एस्टेट 2019 की पेपर अलग वीडियो में, 17 की अलग में, DSSB 2018 मेल कैंडिडेट की अलग प्लेलिस्ट है, फीमेल की अलग प्लेलिस्ट है। इस तरह से सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ बेनिफिट उठाइए चैनल का। जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, ऐसे ही किसी बुक्स में से नहीं उठाए गए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर्स के हैं। तो गाइज बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। करते हैं आज का पेपर स्टार्ट, आज के क्वेश्चन स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कि जो कृषि आय है वो पूर्णतः कर मुक्त है। तो जो स्टेटमेंट ट्रू है उसी को ही पढ़ लेते हैं, उसी पे ही टिक कर लिया, कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ABCD, इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, एक कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द शेयर इशूड बाय द कंपनी। कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है और 4 टॉपिक बताए गए हैं कि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। शेयर इशू के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लिक्विडिटी या कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, प्रॉफिट अर्न के ऊपर। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, इन दोनों के ऊपर बेस होती है। तो ऑप्शन 4 जो है C एंड D आर करेक्ट। इस ऑप्शन के साथ यहाँ चले जाएंगे। A company's financial performance is dependent on the liquidity or cash flow statement. A company's financial performance is based on the profits earned during the period. ठीक है, तो 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियोस पूरी देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन एड। इनकी जो हमारी विदेशी सहायता होती है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो यहाँ पे टिक आउट करनी थी। देखिए, थर्ड जो है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ मेड असेसेबल, ये सुलभ बना देती है, आसान बना देती है। ऑन कंसेशनल टर्म इन्फेरिंग दैट, यानी कि रियायती शर्तों पर ये हवाला देते हुए, यानी कि विदेशी सहायता मिलती है ये हवाला देते हुए आसान शर्तों पर, दैट द पेस ऑफ इंटरेस्ट इज़ लोअर एंड द डेवलपमेंट टाइम फ्रेम इज़ लॉन्गर। ब्याज की गति कम होती है और विकास की समय सीमा जो है ज़्यादा होती है। पेमेंट करने का टाइम पीरियड यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। देखिए, होती क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फॉरेन एड के बारे में। फॉरेन एड होती क्या है? फॉरेन एड इज़ एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस दैट वन कंट्री वॉलंटरीली ट्रांसफर्स टू अनदर। एक कंपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरी कंपनी को देती है। विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए गिफ्ट, ग्रांट और लोन। ये तीनों ही तरीके से हो सकती है। गिफ्ट भी हो सकता है, ग्रांट यानी कि अनुदान भी हो सकता है, और एक लोन के रूप में भी हो सकता है। देखिए, कंट्रीज में प्रोवाइड एड थ्रू कैपिटल। जो देश है, एक देश दूसरे देश की सहायता करता है, कैसे कैसे कर सकता है? कैपिटल के रूप में भी, फूड के रूप में, सप्लाईज एंड सर्विसेज सच एज ह्यूमैनिटेरियन एड एंड मिलिट्री असिस्टेंस। ठीक है, मानवीय सहायता भी हो सकती है और वो सैनिक सहायता भी हो सकती है। थर्ड क्या है? डेवलप्ड नेशंस में प्रोवाइड डेवलपिंग नेशंस। जो विकसित देश है वो विकासशील देशों की सहायता करते हैं। एंड आफ्टर ए नेचुरल डिजास्टर, देखिए वो एक प्राकृतिक विपदा भी हो सकती है। टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट, संघर्ष का समय भी हो सकता है। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये एक आर्थिक संकट भी हो सकता है। यानी कि एक देश दूसरे देश की सहायता किन किन सिचुएशन में कर सकता है? नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष भी हो सकते हैं, या फिर आर्थिक संकट भी हो सकते हैं। ठीक है,
The United Nations required advanced countries to spend at least 0.7% of their gross national income on international aid. यूनाइटेड नेशंस के लिए यानी कि वो उन्हें चाहिए कि वो एडवांस कंट्रीज़ टू स्पेंड, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी ग्रोस नेशनल इनकम का 0.7% जो है इंटरनेशनल एड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए वो दें. एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट जेनेरियस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये क्या है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लीड पे है फॉरेन एड के लिए. अभी हमने पढ़ा कि फॉरेन एड जो है 3 तरह से हो सकती है, एज ए गिफ्ट, एज ए ग्रांट, एज ए लोन. ठीक है, अगर वो लोन के रूप में होती है तो वहाँ पेमेंट करने का टाइम पीरियड जो है ज़्यादा मिलता है. तो इट इज़ मेड एसेसेबल ऑन कंसेशनल टर्म इन्फरिंग दैट द पेस ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एंड द डेवलपमेंट टाइम फ्रेम इज लॉन्गर. ये थर्ड ऑप्शन पे के साथ हम चलेंगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ब्रीफली रीइंस्टेटेड फ्रॉम विच टू विच ईयर एज द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड. ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के रूप में गोल्ड स्टैंडर्ड को कब बहाल किया गया था, कौन से साल में, कौन से साल से लेके कौन से साल तक किया गया था. ये था 1925 से लेके 1931 तक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के रूप में बहाल किया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड को 1925 से लेकर 1931 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्माज ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी डज रिक्वायर दैट. कौन सा ऐसा परफॉर्मा है बैलेंस शीट का जिसमें द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड बी शोन इन सेपरेट कॉलम अलोंग विद द फिगर ऑफ द करंट ईयर. यानी कि करंट ईयर के फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर को भी दिखाया जाए विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की हर आइटम को, हर फिगर को करंट ईयर की फिगर के साथ प्रीवियस ईयर की फिगर भी दिखाई जाए. तो ये कौन से में आ जाएगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में ही आ जाएगी. थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स इन द केस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द रेलेवेंट डेट इज. ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट जो होते हैं, पूर्व समावेलन के लाभ जो होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सिचुएशन में, उसके लिए एक रेलिवेंट डेट कौन सी है, द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इसके बाद के जो है वो फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हो जाएंगे. और ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल गेन भी इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन गलत हैं. वट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द ऑफ द ग्राफ ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है, पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया है HTAT 2016 में क्वेश्चन नंबर 93 में स्टेजेस में. आप वहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे. और क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है. देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो ग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम आता है और वाई एक्सिस पे सेल्स आती है. ठीक है, सेल कंपनी की एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी की सेल जो है पूरी पीक पे होती है, तो यहाँ पे सेल आती है वाई एक्सिस पे, और इन्होंने वाई एक्सिस पे टाइम दिया और एक्स एक्सिस पे सेल. जो करेक्ट ऑप्शन है वो, तो चारों ही ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया है 2016 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं होता, स्टेजेस नहीं होती. तो स्टेजेस होती कौन सी है. फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही होता है क्योंकि प्रोडक्ट एकदम से न्यू है मार्केट के लिए, तो यहाँ पे कंपनी को ऐड वगैरह देनी पड़ती है. सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मैच्योरिटी, फोर्थ है स्टैट्यूरेशन, फिफ्थ है डेक्लाइन और सिक्स्थ हमारा ऑब्सोलेंस. तो ये क्वेश्चन जो है इसके 4 ऑप्शन गलत हैं, जो सही है उसको माइंड में रखिए. एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे सेल दिखाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इज पार्शली एग्जेम्प्टेड. यानी कि पार्शली यानी कि ना तो पूरी तरह से वो कर मुक्त है, ना ही पूरी तरह से कर लगता है, टैक्स लगता है. ऐसी कौन सी आई है, ये है शेयर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म. ऐसी फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड फर्म, अगर उस फर्म के शेयर खरीदे जाए तो ऐसी इनकम पे वो क्या होती है, पार्शली एग्जेम्प्टेड होती है. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. एक्स सेट्स अप ए न्यू बिजनेस ऑन October 1st 1987 एंड डज नॉट क्लोज हिज बुक्स ऑन March 31, 1988. देखिए जब उसने 1 अक्टूबर को स्टार्ट करा तो उसे एक तरह से फाइनेंशियल ईयर के एंड पे अपने जो है बुक्स क्लोज करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं करी. व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 1989-1990. असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर इन्होंने बोला 1989 से 1990 तक. ठीक है, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस हो रहा था उससे 1 साल पहले का पीरियड.
1 साल पहले का ये वाला पीरियड आ गया, 1 अप्रैल 1988 से 1989 तक। देखिए 1 अक्टूबर 1987 को स्टार्ट करा, 31 मार्च 1988 को बंद करना चाहिए था लेकिन नहीं करा, वो कंटिन्यू चलता रहा आगे। तो 6 महीने तो ये हो जाएंगे, और 1 अप्रैल 1988 से लेके 31 मार्च 1989 तक ये जो हमारा अगला ईयर है, ये इसके भी 12 मंथ जो है वो काउंट हो जाएंगे। तो टोटल 18 मंथ्स जो है वो प्रीवियस ईयर के आ जाएंगे। यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितने से हो जाएगा, अब यहाँ पे 18 ईयर से हो जाएगा। असेसमेंट ईयर है हमारा 1 अप्रैल 1989 और से लेके 31 मार्च 1990 तक, 1990 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडिया इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एडवर्टीजमेंट बट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम। देखिए टेलीविजन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एडवर्टीजमेंट के लिए और सबसे ज़्यादा खर्चीला भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आर condemned for lessening rivalry the analysis falls under which journal space of social marketing issues। यानी कि जब कंपटीशन को कम करने के लिए मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की जाए तो इस तरह का एनालिसिस कौन से जर्नल स्पेस में आता है, सोशल मार्केटिंग इशू के ये आ जाएगा। देखिए कंपटीशन किससे होता है, अदर बिजनेस से। तो ये जो चारों ही ऑप्शन है इसमें देखिए मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं, मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज ए होल नहीं, मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेसेस, ये वाला टॉपिक जो है ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपटीशन जो है दूसरों के साथ होता है, दूसरे बिजनेसेस के साथ होता है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स नाबार्ड चेयरमैन। नाबार्ड के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, उसके द्वारा नाबार्ड के चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 13 क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन। लोकसभा के द्वारा इसको कब पास किया गया था। देखिए फीमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लोकसभा के द्वारा इसको पास किया गया, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। लोकसभा के द्वारा जब पास किया गया वो हो जाएगा 29 दिसंबर 1999। ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग सेकंड इसको सही माना, 2 दिसंबर 1989, लेकिन 1999 सॉरी, लेकिन जो एक्चुअल डेट है वो है 29 दिसंबर 1999, और उस दिन इसको फीरा से रिप्लेस कर दिया गया था। फीरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और वो आया था 1973 में। और फीमा को केम इनटू फोर्स कि कब लागू किया गया, 1 जून 2000 से। 1 जून 2000 ये वाली तारीख भी पूछी जा सकती है। अदरवाइज जहाँ पे भी फीमा लिखा मिलेगा, फीमा उसके साइड में 1999 मिलेगा। तो थोड़ा सा गहराई का क्वेश्चन पूछ लिया कि लोकसभा ने इसको कब पास किया। यह आ जाएगा 29 दिसंबर 1999 को, और ये लागू हुआ है 1 जून 2000 से। ठीक है, तो ये सारी तारीखें जो है वो ध्यान से याद रखनी है। कई बार क्या होता है ईयर के साथ मैच करना दे देते हैं कि ये कब पास हुआ, वो कब पास हुआ, तो जो पेपर में आते हैं उसको ध्यान में रखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। देखिए टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता क्या है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या बेस्पोक सॉफ्टवेयर। देखिए टेलर मेड सॉफ्टवेयर व्हेन प्री रिटन सॉफ्टवेयर और रेडीमेड सॉफ्टवेयर अनेबल टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजर्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में पहले वाले जो सॉफ्टवेयर अगर नाकाम हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक नया सॉफ्टवेयर जो बना लिया जाता है। द न्यू सॉफ्टवेयर इज़ टू बी मेड फ्रॉम स्क्रैच, इट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग ए टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जब एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जाए, इसीलिए इसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। देखिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया जाता है। सूटेबल फॉर किसके लिए सूटेबल होता है, लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है, इट रिक्वायर कंपेरेटिवली हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है, ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। और यूज़र इंटरफेस मोर यूज़र फ्रेंडली आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, नए तरह का सॉफ्टवेयर बना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सूटेबल है। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रेनिंग अगर देने के बाद ट्रेनिंग अगर दे दी जाए तो बहुत ही फ्रेंडली यूज़र है।
और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। इसका दोष क्या है टेलर मेड का? दोष यही है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्योंकि बोला गया है कि यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एंड रिक्वायर हाई टेक ट्रेनिंग, कि हाई टेक ट्रेनिंग है, अगर ये ट्रेनिंग ले ली जाए तो उसके बाद ये यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1959 and in course of time 8 major state associated banks were amalgamated with the main bank as its subsidiaries। ठीक है, दूसरे बैंकों को सहायक के रूप में इसके साथ जोड़ दिया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज बैंक्स। इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से ऐसा कौन सा बैंक है जो सब्सिडरी बैंक नहीं था, जिसको नहीं जोड़ा गया था? ये था बैंक ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए मार्केट, ये ग्रेडिंग की बात की गई है, वो होता ही क्या है, मार्केट को जो है सेगमेंट कर देना, मार्केट सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर, यानी कि विशेषताओं के आधार पर बाजार को बांट दिया जाता है। तो मार्केट ग्रेडिंग इज एन एनालिटिकल टेक्निक विच फैसिलिटेट्स डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू सेगमेंट्स। तो फोर्थ ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ IMF टुडे। आज के टाइम में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कौन सा उद्देश्य नहीं है? मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ये इसका उद्देश्य नहीं है। एक्सचेंज रेट जो होती है वो विनिमय दर जो होती है उसको स्थिर रखना इसका उद्देश्य नहीं है। अगर ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है तो बाकी ऑब्जेक्टिव है कौन से IMF के आज के टाइम में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? फर्स्ट क्या है, असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो सदस्य देश हैं भुगतान संतुलन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। डिस्करेजिंग एडोप्शन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्स, डिस्करेज किया जाता है किसको? एक्सचेंज कंट्रोल के एडोप्शन को। डेवलपिंग ए मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट का जो मल्टीलेटरल सिस्टम है उसको डेवलप किया जाता है IMF के द्वारा। आज भी IMF के ये 3 उद्देश्य हैं। उद्देश्य कौन सा नहीं है? एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट है वो बनाया जाता है? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता जो कि बनाया जाता है साझेदारों के बीच में लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकेंड विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। द आइटम्स रिलेट टू द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बैलेंस शीट के आइटम दी गई है, उनकी हेडिंग के साथ उन्हें मैच करना है। सबसे पहला है मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर, ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, फोर्थ ऑप्शन। सेकंड में करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? अनक्लेम्ड डिविडेंड, अयाचित लाभांश। सेकंड नंबर पे करंट लाइबिलिटी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, एंड फोर्थ में करंट एसेट में क्या आ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस तरह से हम इस लिस्ट को मैच कर देंगे, थर्ड ऑप्शन पे टिक कर देंगे। मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, करंट लाइबिलिटीज़ में अनक्लेम्ड डिविडेंड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और करंट एसेट है वर्क इन प्रोग्रेस। सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एक वीडियो को 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो अपने आप ये वीडियोस देख के ही याद हो जाएंगे क्वेश्चन। और कंटिन्यू करें हमारे साथ, रोज़ 20 क्वेश्चन अगर हम रोज़ के करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होगी अपने एग्जाम्स तक। आज का लास्ट क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा रिक्रूटमेंट इज़ ए बिजनेस एंड इट इज़ ए बिग बिजनेस। ये किसने कहा है? डेल लीडर सर ने कहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डेफिनेशन तो ऐसे ही मैच करनी होती है, जिसने भी बोला है, इसमें हम कोई ऐसे ऑप्शन पे जाने की जरूरत है नहीं। तो आज के दिए 20 क्वेश्चन, प्लीज़ साथ दीजिए, मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन डालते ही आपके पास पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।